फॉर एग्जाम्पल दुबई, पनामा, बहामास, कतार, कुवैत, बरमूडा, केमन आइलैंड एंड वेनुआतू जैसी जगह भी तो टैक्स फ्री कंट्री है, क्योंकि इंसान को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरी तरफ से अगर कोई पेमेंट टैक्स में जाएगा तो वो सही जगह सही पॉकेट में जाएगा और सही जगह यूटिलाइज होगा। और क्या आपको पता है 1985-86 जो साल था, उस टाइम पे जो इनकम टैक्स की हमारी रेट हुआ करती थी, अगर 1 लाख से ऊपर किसी की इनकम हुआ करती थी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% का टैक्स स्लैब चलता था। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया जैसी कंट्री को अगर टैक्स फ्री कंट्री बनाया जाए या बनाना हो तो क्या करना होगा हम सबको? कभी सोचा है आपने? फॉर एग्जाम्पल दुबई, पनामा, बहामास, कतार, कुवैत, बरमूडा, केमन आइलैंड एंड वेनुआतू जैसी जगह भी तो टैक्स फ्री कंट्री है। वेनुआतू भी एक बहुत कमाल का देश है, इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो आज का माहौल मेरा इसी कंटेक्स्ट पर है। मेरा नाम है सी अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को पर्टिकुलर कैपिटल और फंड्स की ज़रूरत होती ही है। ठीक है जी। तो जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई जो कि टैक्स फ्री कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में भी कलेक्शन का एक सिस्टम है, लेकिन इनकम टैक्स को छोड़ के, इनकम टैक्स जैसी चीज़ को छोड़ के बाकी सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं। इनके पास में रेवेन्यू मॉडल है, उस तरीके से ये लोग अपना टैक्सेस उस तरीके से ही अपने रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर इनकम टैक्स इंडिया में लग रहा है और वहाँ इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, दैट डजंट मीन कि वो कंट्री टैक्स फ्री है। वहाँ भी अपना एक रेवेन्यू मॉडल है, उस कंट्री के हिसाब से वहाँ के कलेक्शंस को मैनेज किया जाता है। जैसे दूसरी कंट्रीज में रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे इंडिया जैसी कंट्री में भी एक रेवेन्यू मॉडल है। तो ऐसे कौन सी इंडिया में एक्सपेंडिचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया टैक्स फ्री कंट्री नहीं हो पा रहा? सोचने वाली बात है ना। बताता हूँ। पहला है इंटरेस्ट। कौन से टाइप का इंटरेस्ट इंडिया को देना पड़ता है, ये मैं आने वाले टाइम में अभी बताने वाला हूँ। दूसरा है डिफेंस, थर्ड है गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्कीम, फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर और फिफ्थ है सब्सिडीज। अब इसके अलावा ये मेजर 5 ऐसे खर्चे हैं जिसकी वजह से इंडिया को अपने कलेक्शन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो चलो अब इंडिया का अपन रेवेन्यू सोर्स भी देख लेते हैं कि इंडिया के पास में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे वो अमाउंट को कलेक्ट करता है। फर्स्ट है बोरोइंग्स, उधार या लोन, जो कि हमें दूसरे कंट्रीज से लेना पड़ता है। जब भी इंडियन गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, तो ये उधार उन्हें लेना पड़ता है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने इंटरेस्ट का खर्चा देखा था, वो खर्चा इसी से रिगार्डिंग है कि जितना ज़्यादा हम लोन लेते हैं उतना ज़्यादा हमें ब्याज देना पड़ता है दूसरे कंट्रीज को। दूसरा है टैक्स कलेक्शन। जितने भी सिटीजन हैं और जितने भी लोग हैं, उनसे जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, चाहे वो इनकम टैक्स के वे में हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के वे में हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों टैक्सेस यहाँ पे काम करते हैं। तो पर्टिकुलर इन सारे टैक्सेस को मिला के जो भी टैक्स कलेक्शंस आते हैं वो हमारा दूसरा सोर्स है। थर्ड है नॉन टैक्स रिसीट्स। इसका क्या मतलब है कि इंडिया के भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, ये नॉन टैक्स रिसीट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं। फोर्थ आता है डिसइन्वेस्टमेंट्स। डिसइन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट को अपने पास में फंड्स की या कैपिटल्स की रिक्वायर्ड होती है तो वो अपने गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली का एग्जांपल है, एयर इंडिया 18,000 करोड़ में सेल कर दिया गया टाटा सन्स को। सेकेंड है बीपीसीएल, थर्ड है अपना आईडीबीआई बैंक। ये सारे जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उनको सेल कर देना, कैपिटल को रेस करने के लिए प्राइवेटाइज कर देना, उसको डिसइन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो ये भी एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट के पास में अपने फंड्स को रेस करने के लिए। फिर आता है साहब बजट। ठीक है जी। अब अपने घर में एक तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने घर में कोई भी बजट बनता है तो कैसे बनाते हैं हम बजट? भाई हमारी जो इनकम है हम उसे देखते हैं, उसी हिसाब से हमारे खर्चे प्लान होते हैं। जो बचता है उसको सेविंग करते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। किसी भी जगह पे घर पर यही टाइप का बजट बनता है। पहले इनकम का क्राइटेरिया सेट होता है, फिर खर्चों का क्राइटेरिया सेट होता है। लेकिन इंडिया के यूनियन बजट में पहले एक्सपेंडिचर सेट होते हैं कि कितना तो हमें ब्याज देना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, कितने गवर्नमेंट के वेलफेयर की स्कीम्स हमें बनानी है, कहाँ कहाँ हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हमें वर्क करना है, कितनी सब्सिडीज़ देनी है हमको। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स पहले सेट होते हैं। कितना डिफेंस में हमें पैसा लगाना है। जब ये एक्सपेंडिचर्स एक बार के लिए एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आ जाते हैं, इसके बाद ये सेट करते हैं कि हमें कलेक्शन अमाउंट चाहिए कितना। फिर जो कलेक्शन अमाउंट आता है उस कलेक्शन अमाउंट को हम स्प्लिट करते हैं कि कितना, क्योंकि बोरोइंग का पार्ट तो बहुत बाद में आता है कि हमें कर्जा कितना लेना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अपनी पर्टिकुलर कंट्री में से पैसा कितना आ सकता है।
अब साहब टैक्स के जो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन पे भी डायरेक्टली हम बर्डन नहीं डाल सकते। जितनी भी तरीके से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद भी जितना पैसा कम पड़ता है उस सिचुएशन को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जब ये फिस्कल डेफिसिट वाला कॉलम आ जाता है कि भाई हमारे पास में खर्चे ज़्यादा हैं, इतनी इनकम नहीं है, भाई 10 रुपये की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास 10 रुपये की जगह 6 रुपये ही आए हैं, तो बाकी 4 रुपये जो हमें लेने पड़ते हैं वो होता है उधार, जो कि दूसरी कंट्री से हमें लेना पड़ता है। और आप ये जानकर ताजुब करोगे कि आज के टाइम पे 45% का जो कलेक्शन है, जो मेजर सोर्स है, वो बोरोविंग्स या लोन से ही आता है, जो कि हमें दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है। अब टैक्स कलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। 140 करोड़ की जनता के अंदर ओनली 7.61 करोड़ हैव फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ये मार्च 23 का डेटा है, ठीक है जी। और इन 7 करोड़ 61 लाख लोगों में से कुछ लोगों ने टैक्स पे किया है, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स है वो आता है इनकम टैक्स और दूसरा आता है जीएसटी, ठीक है जी। इनकम टैक्स तो इतने लोगों ने ही दिया, लेकिन जीएसटी जितनी भी मेजर पॉपुलेशन है सबके जेब से जाता है जीएसटी, क्योंकि वो तो हर जगह कहीं पे भी हम जा रहे हैं, कुछ भी बाय कर रहे हैं, तो वो तो हमें पे करना ही होता है। तो ये सब मिला के जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो है अप्रॉक्स 13,74 करोड़ के आसपास का। और क्या आपको पता है 1985-86 जो साल था उस टाइम पे जो इनकम टैक्स की हमारी रेट हुआ करती थी, अगर 1 लाख से ऊपर किसी की इनकम हुआ करती थी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% का टैक्स स्लैब चलता था, ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करें तो 3 लाख तक तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है। अब ये सारे मेजर्स को देखने के बाद में साहब हमें समझ में आता है कि टैक्स फ्री कंट्री को करने के लिए कुछ मेजर्स तो लेने चाहिए। कुछ चीज़ें हमें बदलनी है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट साइड से बदलेगी। हमारी साइड से क्या बदलेगा कि भैया हमें टैक्स पेयर की क्वांटिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा। टैक्स पेयर जहाँ 140 करोड़ की जनता है वहाँ अगर टैक्स पेयर 7.5 करोड़ ही रहेंगे और उतना सा ही इनकम टैक्स जाएगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास में फ़ंड तो कम जाएगा ही। तो ये प्राइवेटाइजेशन करना, दूसरे से उधार लेना, दूसरी कंट्री से हमारे को बोरोविंग करना, उनको ब्याज देना, ये सब चीज़ें तो रेज होगी ही ना। अगर हम पैसे ही नहीं देंगे टैक्स के रूप में डिपार्टमेंट को तो ये फंड आएंगे नहीं, और फंड आएंगे नहीं तो उल्टा नुकसान हमें ही होगा। तो हमें टैक्स पेयर्स की क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए ताकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरा जो मेजर गवर्नमेंट की तरफ से लेना है गवर्नमेंट को वो है करप्शन को कर्ब करना, ठीक है जी। अब करप्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा डिबेटेबल मैटर है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में कर्व भी करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन करप्शन को कर्व अब एक बात बताओ, सोचने वाला पॉइंट है। अगर इंसान को ये लगे कि जो भी मैं पैसा दे रहा हूँ वो अगर सही जेब में जाए तो फिर उसे पैसे देने में प्रॉब्लम क्या आएगी? यहीं इसी वजह से टैक्स पेयर की क्वांटिटी कम है, जहां करप्शन का पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि इंसान को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरी तरफ से अगर कोई पेमेंट टैक्स में जाएगा तो वो सही जगह सही पॉकेट में जाएगा और सही जगह यूटिलाइज होगा। वहीं करप्शन स्टैंड करता है, ठीक है जी। इस करप्शन को कर्ब करने के लिए बहुत सारे मेजर्स टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, लेकिन स्टिल आज भी वो उतना ही स्टैंड करता है जितना वो पहले स्टैंड किया करता था। अब मैंने आपको बताया ना, ये एक डिबेटेबल मैटर है। इसको डिस्कस करने बैठे तो आपके परसेप्शंस अलग आएंगे, मेरे परसेप्शंस अलग आएंगे, कोई और एंगेजिंग जो जनता है उनके परसेप्शंस अलग आएंगे। तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल मैटर है। तो ओवरऑल टैक्स फ्री कंट्री बनाने के लिए टैक्स पेयर की क्वांटिटी बढ़ानी ज़रूरी है ताकि हम दूसरे देशों से लोन लेना कम करें। और सबसे सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है करप्शन। वो जितना कम होगा उतना फंड सही जगह जाएगा। अगर नींव ही सही जगह रखी जाए तो पैसा भी सही जगह जाएगा, और सबको अगर कॉन्फिडेंस आए कि इतना पैसा मैं दे रहा हूँ और वो सही पॉकेट में जा रहा है और वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, तो भैया इंडिया को टैक्स फ्री कंट्री बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो आज हमने माहौल बनाया, इसके बारे में आपके क्या परसेप्शंस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट की वेट ज़रूर करूँगा, क्योंकि करप्शन बढ़ रहा है या टैक्स पेयर बढ़ रहा है या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि पैसा सही जगह जा रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, या आपके माइंड में कुछ और हो जिससे ये पता चले कि हाँ भाई अगर ये मेजर भी लिया जाए तो शायद टैक्स फ्री कंट्री बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है CA अभिषेक। आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।